अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे कनाडा में भी देयर वर स्मोक बॉम्ब्स व्हिच वर थ्रोन एक्सेट्रा, वी विल नॉट टॉलरेट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर Between being non-West and anti-West, I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day. दोस्तों, जब से भारत आजाद हुआ है तभी से जो भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा से ही अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ ही रही। भारत 1950 के दशक से ही नॉन अलाइनमेंट की फिलॉसफी के साथ चलता रहा है और उस समय भारत के साथ जितने भी देश आजाद हुए, भारत ने उन सभी देशों के साथ मिल करके उस समय के यूनिपोलर वर्ल्ड में भी मल्टीपोलर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रमोट करता था। और इसलिए शुरुआत में भारत ने जो आदर्शवादी नजरिए को अपनाया, इसकी वजह से भारत ने कई सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया, लेकिन बाद में इसी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी से भारत को फायदा भी हुआ, जहां पर भारत सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज बोल सकते हैं, भारत उनका लीडर बन गया। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और आज का रशिया बना, तब से भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ नए सिद्धांतों को भी जोड़ा। तो कुछ सिद्धांतों की गलतियों से सीखकर उसे छोड़कर आगे भी बढ़ गया। तो आज के इस दिलचस्प सी टॉपिक में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में किन किन गलतियों से सीख करके आगे बढ़ा, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी में बिग ब्रदर सिंड्रोम को छोड़कर एल्डर ब्रदर फिलॉसफी को अपनाना हो, या फिर यूएसएसआर के विघटन के बाद अपनाई गई लुक ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाना हो, या फिर नॉन अलाइनमेंट की फिलॉसफी के सिद्धांत को परिवर्तित कर समय के साथ उसको रिलेवेंट रखने का प्रयास हो। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों 21वीं सेंचुरी में भारत की फॉरेन पॉलिसी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है और आने वाले समय में भारत की विदेश नीति किस प्रकार दिख सकती है। दोस्तों, हम सब में से कुछ लोग थॉमस जेफरसन के बारे में जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, थॉमस जेफरसन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा था। और उनका हमेशा से ये एक स्टैंड था कि आप हमेशा सभी देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बनाए रखो, आप सभी देशों के साथ शांति भी बनाओ, लेकिन आप किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का अलायंस को ना बनाओ। हालांकि अमेरिका अपने ही देश के फाउंडिंग फादर के विचारों पर नहीं टिका रहा, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही इसी मूलभूत सिद्धांत को बनाए रखा। देखिए, फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की भविष्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और अगर हमें फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के अर्थ को समझना है तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विदेश नीति किसी भी राज्य के द्वारा किए जा रहे अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और नेशन के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का समावेश होता है। और विदेश नीति हमेशा से ही कई सारे पहलुओं को कवर करती है, जैसे कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज। और बाकी सभी देशों की तरह भारत भी इन सभी मुद्दों को लेकर के सभी देशों के साथ बाइलेटरल रूप से यानी कि द्विपक्षीय रूप से कॉर्पोरेशन को बढ़ाता है। अब बात आती है कि 21वीं सेंचुरी में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद यूरोपीय देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को मॉडर्नाइज किया और विदेशी मार्केट और कच्चे माल के स्रोतों पर कब्जा किया, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और उससे आगे तक अपनी शक्ति और अपनी इन्फ्लुएंस को फैलाया। और 20वीं शताब्दी आते आते अमेरिका एक महान शक्ति के रूप में उभरने लगा, जिसने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में एक निर्णायक रूप से अपनी अहम भूमिका निभाई। और आज के समय 21वीं सदी एशिया, अफ्रीका, चीन और भारत जैसे देशों के विकास की कहानी को बताता है, जहां पर 21वीं सदी की शुरुआत में एशिया के डेवलपमेंट में चीन का सबसे बड़ा रोल रहा था, लेकिन आज के समय में भारत भी एक बड़ी एशियाई ताकत के रूप में उभर रहा है। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, भारत की विदेश नीति में हमेशा से कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे, जिनमें से पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिद्धांत। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं।
भारत अपने हितों के अनुसार आज भी सभी वेस्टर्न देशों के साथ अपने संबंध रखता है और इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से ही जहां भारत आज रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला देश है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मिल करके भारत चीन को काउंटर करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। और यहीं अगर आजादी के बाद भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना अपनाई होती तो कभी भी भारत अपने जरूरतों के हिसाब से दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते नहीं रख पाता। और इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर पाता है और इसी कारण से इंडिया को हमेशा से वैश्विक स्तर पर उन कंट्रीज की कैटेगरी में गिना जाता है जो कि मल्टी अलाइनमेंट के सिद्धांत पर अग्रसर है। दोस्तों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो कि भारत की विदेश नीति में देखा जा सकता है वह है नेबरहुड फर्स्ट का है। यह पॉलिसी भारत ने 1997 के गुजरात डॉक्ट्राइन के बाद अडॉप्ट किया था। देखिए, इस डॉक्ट्राइन के 5 प्रिंसिपल जिसमें अपने पड़ोसियों के साथ सबसे पहले अच्छे रिश्ते रखना, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक इशू और कोऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के तहत भारत हमेशा से ही अपने तात्कालीन पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने पर जोर देता है और साथ ही साथ कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट में भी अपने पड़ोसियों का साथ देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हम सभी देख सकते हैं, जहां भारत ने लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जब कोई देश किसी लीस्ट डेवलप कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करे और एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में काम करे और उस देश को और मजबूत बनाने में सहयोग करे, तो उसे कैपेसिटी बिल्डिंग कहा जाता है। तो भारत ने इसके अंतर्गत अफगानिस्तान में कई सारे डैम बनाए, अस्पताल बनाए, रोड्स बनाए, रेल बनाई और साथ ही साथ हर साल भारत अपनी जीडीपी में से कुछ हिस्सा अफगानिस्तान को भी एलोकेट करता है और ऐसा ही कुछ भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ भी करता है। साथ ही साथ नेपाल जैसे देश जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करते हैं और ये सब भारत के अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है और जो कि आगे जाते हुए भी कंटिन्यू रहेगी। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि इससे भारत को क्या फायदा। देखिए, इससे भारत को मिलता है एक सॉफ्ट पावर। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि जब आप कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प से दूसरे कंट्रीज को अपने साथ कर लेते हो और वैश्विक मंच पर या फिर बाइलेटरल रिलेशन में फिर वो कंट्री आपके अगेंस्ट नहीं जा पाता। अब आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए कि आपने अपने एक पड़ोसी के घर जा जाकर उसके काम में उसकी मदद करते हो और हर चीज, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई सामान लाना हो या फिर उसको शॉपिंग पे ले जाना हो, आप वो सब चीज करते हो। अब कभी भी आपको उससे कुछ भी चाहिए होगा तो यदि पहले वो एक बार में मना कर देता तो अब वो मना नहीं कर सकेगा, तो आपको मिल जाती है एक सॉफ्ट पावर। अब ये सॉफ्ट पावर भारत की कूटनीति का हमेशा से एक हिस्सा रहा है, लेकिन हाल के समय में ही मालदीव जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों का सही ना होना और नेपाल के साथ दिन प्रतिदिन बिगड़ते रिश्ते कहीं ना कहीं इस बात पर प्रश्न भी उठाते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ इतने अच्छे रिश्ते बनाने में कामयाब नहीं रह पा रहा। लेकिन इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि इंडिया कभी भी अपने पड़ोसियों की मदद करने से पीछे नहीं हटा, चाहे वह मालदीव को कर्ज देना हो, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना हो या फिर नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों के डेवलपमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हो या फिर पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटी में सॉफ्ट टर्म्स रखना। भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसियों को सर्वोपरि रखता आया है। लेकिन देखिए, 2014 से पहले भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर वाली फिलॉसफी रखता था और इसे बिग ब्रदर सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि उनके डोमेस्टिक मामलों में भी अपनी टांग डालने के लिए और उनकी मदद के लिए तब तक सामने ना आना जब तक वो आपसे मदद ना मांगे या फिर जब तक आपका फायदा ना हो आप उनकी मदद ना करो। लेकिन 2014 के बाद से भारत ने अपनी बिग ब्रदर वाली पॉलिसी को छोड़कर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एल्डर ब्रदर की फिलॉसफी को अपनाने लगा, यानी कि हमारा ध्यान पहले मदद करने पर होगा, यानी कि हम उनके साथ डिस्टेंस नहीं अपने पड़ोसियों के साथ और ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत की विदेश नीति का अगला पहलू एक्ट ईस्ट पॉलिसी का है, जिसका मतलब साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में स्थित जो देश हैं उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, क्योंकि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वह आने वाले समय में
सबसे ज़्यादा तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी में से एक होंगे। और जिस तरीके से चाइना साउथ ईस्ट चाइना में और इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है, उस वजह से भी ये जरूरी हो जाता है कि भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम करे। और इसलिए भारत ने 1990 से चली आ रही मुक ईस्ट पॉलिसी को बदल करके 2015 में उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। और इन दोनों पॉलिसी में मेजर डिफरेंस ये है कि जहां मुक ईस्ट पॉलिसी में भारत जहां पर साउथ एशियन नेशन के एसोसिएशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस करता है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुआ, तो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया 2 कदम और बढ़कर इसमें एशियन कंट्रीज के साथ साथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी इंक्लूड करता है और उनके साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस करता है। और इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण ही भारत आज इंडो पैसिफिक रीजन में हाइपरली एक्टिव होने के साथ साथ इनफॉर्मल ग्रुप क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है, जो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक ग्रुप है। देखिए, भारत हमेशा से ही अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखने के लिए कई सारे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। और हम सभी ने देखा होगा कि शायद भारतीय सेना को हमने इन चीज़ों के लिए कोसा भी होगा कि क्यों अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को हमने एक तरीके का सुपर मार्केट बनाकर रखा है। जिसका मतलब कि कुछ सामान हम रसिया से ले रहे हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ फ्रांस से, कुछ इंग्लैंड जैसे देशों से भी ले रहे हैं। और इन सभी देशों से अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदना और उन्हें फ्यूचर में मेंटेन करना लॉजिस्टिक रूप से बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर हो जाता है। लेकिन ये भारत के दूरदर्शिता को दिखाता है कि भारत एक देश पर डिपेंड ना होकर के युद्ध के समय अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर भारत किसी एक देश पर निर्भर होगा और वो देश भारत को युद्ध के समय उसे पर्टिकुलर वेपन के पार्ट की सप्लाई करने से मना कर देता है, तो भारत की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी वजह से भारत हाल ही के दिनों में रसिया से डिपेंडेंसी कम करके फ्रांस की तरफ मूव कर रहा है। और अगर बात मिलिट्री पर्सपेक्टिव की ना भी हो तो भी भारत अपने और अपनी ज़रूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। जैसा कि भारत ने हाल ही में रूस और अमेरिका दोनों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया। इसका मतलब वह रसिया के साथ साथ अमेरिका से भी न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कॉर्पोरेट कर रहा है। यानी कि भारत जो कि 2014 से पहले जहां अपने फॉरेन जियोपॉलिटिक्स में सभी से बराबर दूरी के सिद्धांत पर टिका था, वहीं एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद से इस नॉन एलाइनमेंट पॉलिसी में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। और ये पॉलिसी अब सभी के साथ बराबर नज़दीकी के सिद्धांत में बदल चुकी है। और इसका रिजल्ट हम आज देख सकते हैं, जहां पर इंडिया जियोपॉलिटिक्स में धीमे ही सही पर एक इंपॉर्टेंट लीडर बन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ 21वीं सदी में भारत काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल और रीजनल इंगेजमेंट पर भी जोर दे रहा है। चाहे G20 को होस्ट करना हो या फिर ब्रिक्स समिट में सभी देशों के साथ मिल करके सारी कॉमन इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश करना। और कई ऐसे देश जिनका शायद बड़े मंच पर कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उन्हें भी भारत रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पर भारत के सॉफ्ट पावर को ही बढ़ाते हैं। अभी पिछले कुछ ही दिनों में हम सभी ने देखा है कि भारत ने कैसे अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में प्रस्तुत किया, जहां उसने अफ्रीका के कई सारे देशों की समस्याओं को यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, G20, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO में उठाने के साथ साथ इन सभी देशों को उन ग्रुप में शामिल करने पर भी जोर दिया। इसके साथ भारत इन सभी देशों के साथ मिल करके आर्थिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ह्यूमैनिटेरियन हेल्प और इकोनॉमिक हेल्प भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और अभी तक केवल अमेरिका या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यही सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और इकोनॉमिक ग्राउंड पर हेल्प करते थे, जिससे इन देशों की सॉफ्ट पावर आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कमी ही यही थी कि कभी भी हमने इन ग्राउंड पर मदद करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज 2016 के बाद से भारत अपनी गलतियों को सुधारते हुए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। चाहे वो किसी भी देश में डिजास्टर रिलीफ का सामान पहुंचाना हो या फिर इंडियन ओशियन में फ्री ट्रेड और नेविगेशन को सुनिश्चित करना, भारत हमेशा से ही हर स्ट्रेस कॉल पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप इन सभी कड़ियों को एक साथ मिला करके देखोगे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई है, और फिर उसे भारत की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़कर देखो, तो पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी कि आज के समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब आप
इमेजिन करके देखिए, इसी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ साथ हमारे देश की अधिकतर पॉपुलेशन का युवा होना, जहां हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, तो साथ ही साथ हमारे देश का डायस्पोरा बाकी अन्य देशों में एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस या फिर सॉफ्ट पावर क्रिएट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इससे भारत की जो तस्वीर ये वेस्टर्न मीडिया या फिर ये जो प्रोपेगेंडिस्ट फैलाते हैं, इससे पता चलता है कि ये भारतीय फॉरेन पॉलिसी से कितना डरे हुए। और इन सभी कारणों की वजह से भारत की विदेश नीति 21वीं सदी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में इन सभी विदेश नीतियों की कड़ियों में से जो कि भारत की विदेश नीति का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, उनमें से कुछ कड़ियां कमजोर होती हुई या टूटती हुई दिखाई दे रही। जिनमें पहली कड़ी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की है, जहां भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत ही कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो नेपाल के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, या फिर मालदीव के साथ हो, या फिर श्रीलंका के साथ हो। और इन सभी पड़ोसी देशों के कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठा करके चीन भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, इसमें यह हम जरूर कह सकते हैं कि सारी गलती भारत की नहीं है, क्योंकि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर भारत का फायदा उठाना है तो चीन का डर दिखा करके भारत का फायदा उठाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर चीन का फायदा उठाना है तो भारत का डर दिखा करके उन फायदा उठाया जा सकता है। तो वह दोनों देशों को मिंक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि शायद ही शॉर्ट टर्म में तो फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे श्रीलंका ने उसका परिणाम भुगता, कुछ वैसा ही बाकी सभी देशों को भी भुगतना पड़ेगा। अगली चुनौती भारत की विदेश नीति में जो हम देखते हैं वो उसके नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी की वजह से। आज के समय में भारत वैश्विक स्तर पर अपने आप को कई महत्वपूर्ण मामलों में अकेला भी पाता है, और भारत की इसी इंडिपेंडेंस विदेश नीति के कारण वह क्वाड जैसे ग्रुप में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाता, जो कि इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड और नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। और भारत ही वह इकलौता देश है जिसके कारण इस अलायंस को मिलिट्री अलायंस में परिवर्तित नहीं किया जा रहा। तो भारत को चाहिए कि इस अलायंस को और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बाकी देशों के साथ मिल करके अपने मिलिट्री कॉपरेशन को भी बढ़ाएं, क्योंकि युद्ध के समय किसी भी देश का साथ में खड़ा होना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जैसा कि हम इजराइल हमास वॉर में देख रहे हैं कि आज के समय में हथियारों से ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट ज्यादा मायने रखता है। देखिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो आयरन डोम है जो बिना मिसाइल के भी आपको वो काम करके दे सकता है जो शायद ही आप उसके बिना नहीं कर सकते। और अगर आपको अमेरिका जैसे देश का डिप्लोमेटिक आयरन डोम प्राप्त हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। और फिर वही कहूंगा कि सभी के साथ बराबर दूरी नहीं, सभी के साथ बराबर नजदीकी के सिद्धांत को ही अपनाना होगा। आगे आने वाले समय में हर कथित एजेंसी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे जेपी मॉर्गन हो, सभी भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें चाइना को compete करना है तो ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा कि आज के समय में जहां भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत की GDP का 1% महज है, वहीं जब चीन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तब चीन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी GDP का 4 से 5% था। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत अपनी विदेश नीति के सबसे अहम पहलू जिसे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोलते हैं उसमें असफल होता दिखाई दे रहा है। और आने वाले कुछ सालों में भारतीय सरकार की विदेश नीति में सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ही होना चाहिए। और भारत की विदेश नीति, इसके बारे में लोग पहले डाउटफुल होते थे, आज वही विदेश नीति की वजह से भारत का ओहदा वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और आने वाले समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी के कई सारे गोल हैं जिन्हें अचीव करना भारत की प्राथमिकताओं में से एक होगा, जिनमें आतंकवाद से निपटना, समुद्री ट्रेड रूट को सुरक्षित करना, या फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाना हो, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन हो। और अगर भारत अपने इन सभी गोलों को अचीव करने में कामयाब होता है तो हम यह कह सकते हैं कि भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर होगा। और आखिर में मैं आप सबको अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कोट बताता हुआ चलता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंतरिक नीतियों में असफलता आपको सिर्फ हराएगी, लेकिन विदेशी नीति की असफलता आपको पूर्ण रूप से मार कर रख देगी। इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि विदेश नीति हर एक देशवासी के हितों को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम सभी भारतीयों को अपनी विदेश नीति में बहुत ही ज्यादा रुचि होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।